Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFSE। अगर आप 12th के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मतलब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ CFSE आपके पेपर में बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नॉलेज लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप पास आउट स्टूडेंट हैं, 12th कर चुके हो, या फिर आप 12th करते करते ही एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE को निकालना कि हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम T2G और EG में इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने के बाद CFSE को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि CFSE क्या है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, इफ़ दिस इज़ योर d ऑर्बिटल, और अगर इसकी स्प्लिटिंग होती है टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, दैट इज़ T2G एंड EG, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं CFSE। बताया था, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज़ द बैरी सेंटर, और इसके रिस्पेक्ट में कितना डिक्रीज होता है, 0.4 डेल्टा नॉट, और बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितनी बढ़ती है, प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट। अगर ये जो एनर्जी गैप है, इसको अगर हम CFSE कह रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। कैसे? CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट प्लस में 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, माइनस सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि इसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, और प्लस सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे और प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम CFSE कैसे निकालते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि CFSE इसके बराबर होता है, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे हुए हैं। जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमारा मॉडिफाई होके क्या हो जाता है, 0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट। और x और y क्या है, x एंड y आर द d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, x वाले हमारे कौन से रहेंगे, T2G वाले, और y हमारे कौन से रहेंगे, EG वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा था तो आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि D1, D2, D3 तक तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। D4 से D7 तक हम देखेंगे कि हमारा लिगेंड कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं निकालना चाहती हूँ D1 का। D1 का मतलब क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये तो सीधा सीधा कहाँ जाएगा, T2G में। तो अगर मैं यहाँ पे CFSE निकालती हूँ तो इसकी CFSE क्या निकलेगी, माइनस का 0.4 x क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, प्लस में 0.6 इंटू में y, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0।
तो ये टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गई, और ये कितनी आ गई इसकी CFSE की वैल्यू 0.4 डेल्टा नॉट। क्लियर है? D2 का निकालिए। D2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4 इंटू में 2 प्लस 0.6 इंटू में 0, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, D3 का निकालिए। D3 के लिए CFSE की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 4 तिया 12, तो 1.2 डेल्टा नॉट। तो हमने क्या किया, D1, D2, D3 तीन केसेस के लिए क्या निकाली, CFSE की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, अब D4 जो है, D4 में हमारे पास क्या होता है, दुविधा आ जाती है। अगर हम D4 की बात करें, ठीक है, तो D4 में क्या, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है लिगेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग हाफ ऑफ पार्टीशन कर लेंगे, मैं उसको ड्रॉ कर दूंगी, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग D4 से D7 की CFSE की कैलकुलेशन देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है अलग से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अलग से निकालेंगे, वीक लिगेंड की CFSE अलग से निकालेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराता है, तो जो Eg है और T2G है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर चले जाते हैं, एनर्जी गैप ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अभी तो देखो मैं छोटा छोटा ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए D7 तक के लिए पूरा नीचे, पर आप दिमाग में रखो कि हाँ इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर गैप ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाने की बजाय कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसकी CFSE निकालते हैं, माइनस 0.4x प्लस 0.6y। अब मैं बाहर डेल्टा नॉट नहीं लिख रही क्योंकि मैंने कलेक्टिवली ऊपर लिख दिया, तो डेल्टा नॉट में ही वैल्यूज़ आएंगी। तो माइनस का 0.4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 4, प्लस का 0.6 इंटू में 0, तो ये तो पूरी टर्म हट गई, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट। ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब D4 में ही वीक लिगेंड का देखते हैं। वीक लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं कराता, वीक लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं कराता, तो एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होगा, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा Eg में। तो CFSE की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.4, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 0.6 में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया, माइनस का 0.6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है उसके CFSE की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और वीक लिगेंड जो है उसके CFSE की वैल्यू कम आ रही है। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए D5 की खुद से निकालने की, कोशिश करिए D5 खुद से निकालने की। वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए D5 की क्या वैल्यू आ रही है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराता है, एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, निकालिए इनके CFSE की वैल्यू। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, और यहाँ पे Eg में है ही नहीं, तो ये टर्म 0 हो गई। 5 को 4 से किया 20 आता है, तो ये हो गया 2.0 माइनस का। ठीक है, इधर देखिए वीक लिगेंड की अगर हम बात करें,
वीक लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं कराता, एनर्जी गैप कम होता है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, चौथा और पांचवा ऊपर। तो क्या बनेगा 0.4 इंटू में 3 प्लस 0.6 इंटू में 2। क्या आ गई CFSE की वैल्यू? CFSE की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। ठीक है, नोट डाउन करिए। D6 निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही भरे जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 0.4 इंटू में कितने हैं इलेक्ट्रॉन नीचे 6, प्लस में 0.6 इंटू में 0, तो कितना आ गया माइनस का 2.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी निकाल दीजिए। यहाँ पे वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं है, एनर्जी गैप कम है ना। तो D6 है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरा जाएगा। तो क्या आएगा माइनस का 0.4 इंटू में 4 प्लस 0.6 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1.6 प्लस 1.2, तो ये कितना आ गया माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और फिर D7 का निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। D7 का निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। D7 में निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएगा, एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा निकालिए। माइनस का 0.4 इंटू में 6 प्लस 0.6 इंटू में 1, कितना आएगा माइनस का 1.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे निकालिए। वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी, एनर्जी गैप कम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी भरे जाएंगे। 5 तो ये हो गए, 6 7, इसका निकालिए। माइनस 0.4, यहाँ पे कितने हैं 5, प्लस में 0.6 इंटू में 2, तो कितना आ गया माइनस का 0.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब देखिए D8, D9, D10, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जो है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जैसे ही भरे जाते हैं। अब देखो अगर मैं D8 की बात करूं तो D8 में आपका एक जैसा ही रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर वीक लिगेंड है, इसमें भी 8 भर के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले नीचे भरे फिर ऊपर भरे, और इसमें क्या किया, पहले सब में एक एक भरे फिर नीचे भरे। किसी भी पैटर्न को आप फॉलो करो, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो तो सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। तो जो CFSE यहाँ आएगी वही CFSE वहाँ आएगी। सिमिलरली D9 के में तो भरोगे ही यहाँ पर, तो CFSE सेम आएगी। D10 के केस में भी यहीं पे जगह खाली है, यहीं इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो CFSE सेम आएगी। ठीक है, तो D8, D9 और D10 CFSE
ये आप खुद कैलकुलेट करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि D8, D9 और D10 CFSE की वैल्यू आपकी क्या क्या आई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी कब अपना रोल प्ले करती है? जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ऑर्बिटल में हमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराना है, तो वहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए D4 है, ठीक है। D4 से ज़्यादा भी आपका D5, D6 भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए D4 है और D4 में इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई पड़ी है। क्या हुई पड़ी है? स्प्लिटिंग हुई पड़ी है, ठीक है। और एनर्जी गैप मान लीजिए कि इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो अब अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन वहाँ तो जाएगा नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जब हम एक ही ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं तो उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख भी रखा है, पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। हम फोर्सफुली क्या चाह रहे हैं कि भाई जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे? पेयरिंग कर ले। तो उस टाइम क्या होती है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक पेयरिंग एनर्जी आई, अगर हम दूसरे को भी पेयर्ड अप करा रहे हैं तो हमारी सेकंड पेयरिंग एनर्जी आएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, हम उनमें भी पेयरिंग करा रहे हैं तो हमारे पास और ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी आएगी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं तो हम क्या करते हैं? पेयरिंग एनर्जी का मीन लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी बिकम्स मीन पेयरिंग एनर्जी। उसके बाद देखिए, अब पेयरिंग एनर्जी का हम लोग कंपैरिजन करते हैं CFSE से, ठीक है। किससे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, जो हम यहाँ से निकालते हैं। अब इन दोनों में क्या चलता है? इन दोनों में कंपैरिजन चलता है। जिसकी वैल्यू कम होती है वो डोमिनेट करता है। मतलब कि अगर CFSE की वैल्यू कम है, ठीक है, अगर CFSE की वैल्यू क्या है? कम है, तो वो क्या फेवर करती है? वो फेवर करती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन के लिए। अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है? अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है, हाँ, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा नॉट ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, वो क्या फेवर करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर CFSE कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, वो क्या फेवर करेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और अगर CFSE और पेयरिंग एनर्जी दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आती है तो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या चलता है? CFSE और पेयरिंग एनर्जी का कंपैरिजन, कि अगर CFSE जो है वो ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो लो स्पिन बनेगा, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है CFSE से तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर दोनों ही बराबर हैं तो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो सिर्फ CFSE ही अपना रोल प्ले नहीं करती, साथ के साथ पेयरिंग एनर्जी भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं CFSE निकालने का, क्या यूज़ करते हैं? CFSE इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट। उसके साथ साथ एक चीज़ और इंक्लूड की जाती है, और वो क्या यूज़ की जाती है? इंक्लूड की जाती है पेयरिंग एनर्जी। और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम CFSE की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साथ के साथ हम, अगर आपको ओवरऑल देखना है कि भाई क्या एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, या टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, तो हम क्या करते हैं? उसमें पेयरिंग एनर्जी को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है D4 का, ठीक है। D4 में हाई स्पिन लो स्पिन दोनों आते हैं, दोनों केसेस जनरेट हो जाते हैं। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मेरा एक केस है D4 का और यहाँ पे मेरा दूसरा केस है D4 का।
अब देखो, मुझे नहीं पता कि कौन सा हाई स्पिन है कौन सा लो स्पिन है। मैंने क्या किया, CFSE निकाली, डेल्टा नॉट की वैल्यू भी निकाल ली और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू भी निकाल ली। अब अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, CFSE की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जब मैंने CFSE की वैल्यू निकाली तो मैंने पेयरिंग एनर्जी नहीं निकाली उस टाइम, मैंने सिर्फ CFSE की वैल्यू निकाल के देख ली। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू आई काफ़ी ज़्यादा, और डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है अगर ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है। और ये जो है डेल्टा नॉट एनर्जी गैप ये काफ़ी ज़्यादा है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो वो क्या करेगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा नॉट की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको पेयर्ड अप कराने के लिए। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब मुझे ये बताओ, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर कब जाता था, जब एनर्जी गैप कम होता था। और एनर्जी गैप कम होता था जब वीक लिगेंड होता था, और वीक लिगेंड वाले को हम लोग क्या बोलते थे, हाई स्पिन, कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। यहाँ पे CFSE जो है, यहाँ पे CFSE ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। CFSE की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पेयरिंग की कम है, मतलब वो इजीली पेयर्ड अप हो सकता है। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग को प्रेफर कर रहा है बजाय कि ऊपर जाने के। चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर कब नहीं जाता, जब एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। और एनर्जी गैप ज़्यादा कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसा बनाता है, लो स्पिन। क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप भाई ऐसा क्यों लिखा गया है, तो ऐसा इसलिए ही लिखा गया है। डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर ज़्यादा है, डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो लो स्पिन बनाता है। लो स्पिन क्यों बना रहा है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो फटाफट पेयर्ड अप हो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर नहीं जा रहा है, इट मीन्स एनर्जी गैप ज़्यादा है। और एनर्जी गैप ज़्यादा कब आता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, बस अब उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा लिंकअप कर दिया। तो आपको कोरिलेशन जो है इनके बीच में वो समझना है कि कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए फ़िलहाल 12th लेवल पर, ठीक है। 12th लेवल पर ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। और ये मैंने आपको VBT में भी बताया हुआ है, तो आप लिख लीजिए। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो दो तरीके के नेचर ये शो करते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक तब होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर सारे पेयर्ड अप होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड अप होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। ये हमने VBT में भी पढ़ा था, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कलर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए इम्पॉर्टेंट। जब आप D ब्लॉक और F ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में भी हम लोग समझ लेते हैं और वहाँ पे भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ समझ लोगे तो वहाँ तो एक ही बात रिपीट करेंगे हम। तो अब देखिए क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करते हैं तो D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अभी क्योंकि मैंने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ही पढ़ाई है, ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे D ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है किस किस में, T2G में और EG में, ठीक है। स्प्लिटिंग जो है वो D ऑर्बिटल की हो गई। एक इलेक्ट्रॉन है आराम से बैठा हुआ है T2G में। अब होता क्या है
कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर शो करते हैं। उनमें से काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं मोस्टली जो कलर शो करते हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रीज़न है उनके पीछे जो उन्हें कलर शो करते हैं या करना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। जब बाहर से इन्हें एनर्जी मिलती है, बाहर से इन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन की खुद की कोई एनर्जी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की भी खुद की कुछ एनर्जी थी जिससे वो आराम से T2G ऑर्बिटल में घूम रहा है। जब उसने एक्सटर्नली और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी खुद की एनर्जी जो है वो एनहांस हो गई, बढ़ गई, ठीक है, राइज कर गई। तो अब जब उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो राइज अप कर जाती है तो वो यहाँ से जंप मार जाता है वहाँ पर। T2G से कहाँ जंप मार जाता है, T2G से जंप मार जाता है वो EG में। ठीक है, अब EG में रहेगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है क्या, जितनी कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी में पहुंचता है तो उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस होने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जंप मार के ऊपर आ गया बट मैंने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया। एनर्जी को बढ़ा लिया मतलब पहले के कंपैरेटिवली मैं क्या हूँ, मैंने अपनी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा कम कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन कुछ देर वहाँ पर रुक कर 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स तक रुक कर इलेक्ट्रॉन वापस अपनी एनर्जी को कम करने, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वापस अपनी उतनी ही स्टेबिलिटी को गेन करने जितनी की पहले थी, वो हायर एनर्जी लेवल से नीचे लोअर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट से नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है। अब जब वो वहाँ से नीचे आएगा तो उसे एनर्जी भी तो उतनी ही करनी पड़ेगी ना जितनी उसे T2G में रहने के लिए रिक्वायर्ड है ना। तो वो क्या करेगा, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसी एनर्जी को वो बाहर क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, h/nu। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ। अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो वो किसी ना किसी वेवलेंथ की होगी। और जब हम विबग्योर रीजन की बात करते हैं, कहाँ पे बनाएं, यहाँ पे बना देते हैं। जब हम विबग्योर रीजन की बात करते हैं, विबग्योर रीजन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। तो जितनी वेवलेंथ की लाइट, जैसे एनर्जी फेंकी ना बाहर, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में, उसके रिस्पेक्ट में हमको कलर दिखाई देता है। मान लो 400 नैनोमीटर या उसके आसपास की फेंकी तो हमें वॉयलेट कलर दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अगर ऑरेंज रेड या रेड कॉम्प्लेक्स हमको दिख रहा है तो उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास की होगी। तो देखिए हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जाके उसको फील हुआ कि भाई मैंने अपनी स्टेबिलिटी पहले की कंपैरेटिवली कम कर ली है, तो वापस वो नीचे आता है और एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी उसको एमिट करता है, रिलीज करता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ होती है हमें क्या दिखाई देते हैं, हमें कलर दिखाई देते हैं। अब देखो T2G और EG वो जो है वो किसका पार्ट है, वो d ऑर्बिटल के ही पार्ट हैं, d ऑर्बिटल ही हैं। तो d से d में जा रहा है और फिर d से d में वापस आ रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है dd ट्रांजिशन। यहाँ से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। और अगर 1 मार्क्स में आ जाए ना कि बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों शो करते हैं, आप इतना भी अगर लिख के आ जाओगे ना ड्यू टू dd ट्रांजिशन, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बना के आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर शो करते हैं। और अगर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे पास कलर व्हील होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना कलर व्हील, तो हमारे पास कलर व्हील होता है। तो जिस कलर की लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करते हैं।
ठीक है, मतलब जिस कलर की आप देख लेना गूगल करके कलर व्हील जो होता है, ठीक है, तो जिस कलर की ये एनर्जी या लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर की लाइट अगर एब्जॉर्ब हुई है तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा, अगर पर्पल कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है येलो कलर दिखाई देगा, और येलो कलर की लाइट अगर एब्जॉर्ब की है तो हमें पर्पल कलर दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।